नमस्कार दोस्तों। बंटवारे के जख्म बहुत गहरे हैं और अनगिनत हैं। 77 साल बाद आज भी वो जख्म हरे हैं और उनमें से रह रहकर टीस उठती है। कई घटनाएं तो ऐसी हैं जिनको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कलेजा फटने लगता है। थोहा खालसा की त्रासदी भी कुछ ऐसी ही है। भारत के विभाजन में लगभग 20 लाख लोगों की जानें गई थी। इसी दौरान पंजाब के एक छोटे से गांव थोहा खालसा में एक भयानक त्रासदी हुई, जिसमें दंगाइयों से बचने के लिए कई सिख महिलाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ये घटना महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लगातार क्रूर अभियान का नतीजा था। युद्ध के हथियार के रूप में बलात्कार का उपयोग जानबूझकर किया जाता था। हर तरफ दुश्मन महिलाओं के अपमान की कहानियों को बहुत गर्व के साथ बयान करते थे। हजारों महिलाओं का अपहरण कर उनकी हमलावरों से जबरन शादी करवाई जाती थी। कई महिलाओं ने अपने परिवार वालों को दोबारा कभी नहीं देखा। हजारों महिलाओं को अपनी हवस पूरी करने के बाद वापस उनके गांव में छोड़ दिया गया था। ऐसी ही एक घटना मार्च 1947 में थोहा खालसा में हुई थी। ये वो समय था जब भारत में हर जगह सांप्रदायिक हिंसा का तांडव फैला हुआ था। हालांकि बरसों से पंजाब में खुशहाल हिंदू, सिख और अपेक्षाकृत गरीब और मेहनतकश मुसलमानों की आर्थिक स्थिति की वजह से इनके बीच तनाव मौजूद रहता था। अमीरी गरीबी की इस रेखा ने आखिरकार मार्च 1947 में हिंसा का रूप ले लिया। ब्रिटिश लेखक और प्रशासक पेंडरेल मून ने अपनी एक किताब डिवाइन एंड क्विट में लिखा है कि हालांकि मार्च की हिंसा में मरने वालों की संख्या औपचारिक रूप से 2049 बताई गई थी, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर था। सदी के सबसे भयानक दंगों में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें ज्यादातर सिख थे, जिनकी मुल्तान और रावलपिंडी में पाकिस्तानी मुसलमानों ने हत्या कर दी थी। रावलपिंडी और उसके आसपास कत्लेआम की कई घटनाओं में सबसे दुखद और भयानक घटना रावलपिंडी से 31 किलोमीटर दूर थोहा खालसा गांव में हुई थी। थोहा खालसा पोथेदर पठान के बीच काहुता तहसील का एक हिस्सा है। आज थोहा खालसा वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में करम सिंह नाम के एक सिख जागीरदार ने ये गांव बसाया था। इसके अलावा सन 1784 ईस्वी में प्रसिद्ध सिख धर्मशास्त्री निहाल सिंह ठाकुर ने थोहा खालसा आकर दुख भंजनी नामक एक डेरे या कह लीजिए तो एक शिविर की स्थापना की थी। बाद में जो एक गुरुद्वारे में तब्दील हो गया। गुरुद्वारे में ही उन्होंने अपनी मृत्यु तक कीर्तन और समाज सेवा का काम जारी रखा। सन 1940 का दशक आता है। उस समय तक गांव पूरी तरीके से आबाद हो गया था और लगभग यहां पर 600 घर बस भी गए थे। सन 1947 के सांप्रदायिक दंगों से पहले यहां हिंदू, सिख और मुसलमान बिल्कुल शांति के साथ रहा करते थे। झड़पें तो तब शुरू हुई जब 6 मार्च सन 1947 की शाम आसपास के मुस्लिम गांवों से एक छोटी सी भीड़ सिखों और हिंदुओं को धमकाते हुए थोहा खालसा गांव में घुस गई। हालांकि शुरू में डर नहीं के बराबर था, लेकिन अगली सुबह यानी कि 7 मार्च को भीड़ की संख्या हजारों तक में पहुंच गई। भीड़ ने घरों में लूटना और लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरू में तो थोहा खालसा के मुसलमानों ने गांव के सिखों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन दंगाइयों की संख्या बढ़ने की वजह से उनका सामना उन लोगों का हिम्मत नहीं जुटा पाए वो कि उन दंगाइयों की उनका सामना कर सकें, और इस तरीके से भीड़ अब हिंसक होती जा रही थी।
सिखों ने 8 मार्च को भीड़ के नेताओं के साथ बातचीत करने का फैसला किया। समझौते के तहत यह तय हुआ कि भीड़ उनके घरों को तो लूटेगी, लेकिन उन्हें जलाएगी नहीं और पुरुषों की हत्या भी नहीं करेगी। और साथ ही ये भी डिसाइड हुआ कि महिलाओं का अपमान भी नहीं किया जाएगा। मांग के मुताबिक सिखों ने 20,000 रुपए जमा करके किसी तरीके से भीड़ के नेताओं को दे भी दिया। यह तय किया गया था कि सिख और हिंदू अपने अपने घरों में रहने के बजाय संत गुलाब सिंह की हवेली में एक साथ रहेंगे। हवेली चूंकि काफी बड़ी थी, जिसके चारों ओर एक बड़ी दीवार थी। बच्चों सहित लगभग 1300 सिख और हिंदू वहां जमा हो गए। अन्य जो हवेली नहीं पहुंच सकते थे, उन्होंने करीब में ही गुलाब सिंह के बाग यानी कि गुरुद्वारे में शरण ले ली। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह गुरुद्वारा गांव का दुखभंजनी गुरुद्वारा ही था। अगले दिन 9 मार्च को कई और दंगाई कुल्हाड़ी, भाले और तलवार लेकर गांव पहुंच जाते हैं। चश्मदीदों का दावा था कि इनकी संख्या लगभग 10,000 थी। घरों में लूटपाट करने के बाद भीड़ ने गुलाब सिंह की हवेली का अवरुख किया और उसे घेर लिया। उनके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे और ये साफ जाहिर था कि उनका समझौतों की शर्तों का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ युवा सिखों ने महसूस किया कि बाड़े के भीतर दुबके रहने की बजाय दंगाइयों पर हमला कर उन्हें खदेड़ा जाना चाहिए। इसलिए प्रताप सिंह, कृपाण और कुछ राइफलों से लैस होकर 10 सिख युवकों के एक जत्थे के साथ रवाना हुए और दुश्मनों पर टूट पड़े। हालांकि दुश्मनों की तुलना में उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन अगले ही कुछ दिनों तक भीड़ से वो मुकाबला करते रहे। यह गौर करने वाली बात है कि अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले इस घटना में जीवित बच गई स्वर्ण कौर नाम की एक महिला ने अपनी डायरी में इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि बाद के दिनों में भीड़ की जो संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी। वो और भी लिखती हैं कि लगातार हमलों के बाद भीड़ के नेताओं में से एक गुलाम रसूल नाम का नेता था, जिसने सिखों के सामने एक शर्त रखी कि अगर वे हर दिन एक महिला को उनके पास भेजेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। ये शर्त ऐसी शर्त थी जिसे स्वीकार करना असंभव था। गुलाब सिंह की हवेली में 12 मार्च तक स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अब यह तर्क दिया गया कि अगर मौत तय ही है तो भीड़ के हाथों जुल्म सहने से बेहतर है कि इज्जत के साथ अपनी रक्षा की जाए। संख्या कम होने के बावजूद पुरुषों ने आखिरी आदमी के जिंदा रहने तक दुश्मन से लड़ने की कसम खाई। यह भी तय किया गया कि दंगाइयों के चंगुल में फंसने से पहले ही महिलाएं अपनी जान दे देंगी। आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले और उस घटना के चश्मदीद गवाह वीर बहादुर सिंह ने पुरस्कार विजेता पाकिस्तानी पत्रकार हारून मुस्तफा जानजुआ को सन 2013 में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जब ये घटना हुई थी तब वो उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। वो आगे बताते हैं कि उनके परिवार की 25-26 महिलाओं ने चुपचाप अपनी जान न्यौछावर करने की पेशकश की थी, क्योंकि वो दंगाइयों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहती थी। बहादुर सिंह ने बताया कि इसकी शुरुआत तब हुई जब गठिया से पीड़ित हमारे गांव के कुली राम सिंह चौना ने फाफा यानी कि मेरे पिताजी से उन्हें मारने का अनुरोध किया, क्योंकि भीड़ के आने पर वो भाग नहीं सकते थे। इस तरह का अनुरोध 70 साल के धीर सिंह ने भी किया, जो पापा जी के साले थे, और कहा कि वो दाढ़ी कटवाकर लाहौर में अपने बेटों का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भीड़ के हाथों मारे जाने से बेहतर है कि अपने समुदाय के किसी व्यक्ति के हाथों मरना ज्यादा अच्छा है। पापा जी ने उनकी बात मान ली और दोनों को मार दिया। फिर उन्होंने मेरी बड़ी बहन मान कौर को बुलाया। वीर बहादुर ने आगे बताया कि मुझे लगता है कि मान कौर का दुपट्टा उस समय बीच में आ गया था। इसके पहले मेरे पिता कुछ कहते, मेरी बहन ने अपना दुपट्टा उतार दिया और चोटी पीछे कर ली।
बिना एक दूसरे की तरफ देखे दोनों एक दूसरे के इरादे को समझ गए थे। मेरी बहन बहादुर थी, उनका सिर उनके धड़ से कुछ दूर जा गिरा। मेरे पिता ने फिर मेरी चाची की बेटी को बुलाया, फिर मेरे मामा की बेटी को बुलाया। गांव वाले जो थे वो हवेली की निचली मंजिल पर खड़े थे। वीर सिंह ने आगे बताया कि कैसे उनकी बहन के बाद अन्य रिश्तेदार मरने के लिए एक के बाद एक आगे आते गए। मारे जाने से पहले उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वीर सिंह के परिवार की तरह कई और लोग, अपने परिवार के लोगों को उन्होंने खुद ही मार डाला ताकि वे दुश्मन के हाथों ना पड़ सके। जब पुरुष हवेली में मोर्चा बंदी कर रहे थे तब मान कौर के नेतृत्व में युवा लड़कियों और बूढ़ी औरतों सहित बाकी 93 महिलाएं बाग में गुरुद्वारे के पास एक कुएं के पास इकट्ठा हो गई। कुआं गहरा था और 2 साल पहले यानी कि 1945 में ही बनाया गया था उसे। उन सभी महिलाओं ने प्रार्थना की और उसके बाद एक एक करके कुएं में कूद गई। कई लोगों ने जानबूझकर मरने के लिए अपना सिर पानी में डुबो दिया। उनमें से कुछ दो डूबने से नहीं मरी, वे कुएं में हवा की कमी से मर गई। गांव के एक स्थानीय मुस्लिम जो कि चश्मदीद है, वो जब छोटा बच्चा था उस समय इस घटना को याद करते हुए बताता है कि लगभग तीसरा पहर हो चुका था और मैं अपने दोस्तों के साथ करीब से ये सब देख रहा था। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए हुई थी। वे कुएं में कूदते हुए फूट फूट कर रो रही थी। लगभग आधे घंटे में कुआं शवों से भर गया था। मुझे आज भी याद है जब भंसा सिंह ने अपनी पत्नी को मारा तब उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ ही घंटों में मैंने लगभग 25 महिलाओं को मरते हुए देखा। ये बहुत भयानक दृश्य था। मैं करीब गया और देखा कि जो महिलाएं कुएं में ऊपर की तरफ थी वो अपने सिर को डुबाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जिंदा ना बच जाएं। लाशों से कुआं पट गया था। कुछ महिलाएं ऊपर आई और फिर कुएं में कूद गई। वे अपने आबरू लुटने के बजाय मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस त्रासदी से बौखलाकर कई दंगाई वहां से भाग खड़े हुए, जबकि दूसरे दिन की सुबह ये कत्लेआम हो चुका था। लोगों को बचाने के लिए एक सैन्य ट्रक पहुंचा। कहा जाता है कि इस त्रासदी में लगभग 200 लोगों की जानें गई थी, लेकिन वास्तव में संख्या ये कहीं ज्यादा थी। इस त्रासदी में जो लोग बच गए थे उनमें संत गुलाब सिंह थे, जो अधिकारियों के साथ गए और सिख शवों की पहचान की और उनका बाद में अंतिम संस्कार भी किया। बचे हुए लोगों को रावलपिंडी में लगे स्थापित शरणार्थी शिविर में ले जाया गया। इसके बाद कहूटा तहसील में थोहा खालसा गांव के पास रहने वाले और पाकिस्तान हेरिटेज क्लब के वरिष्ठ अधिकारी और इतिहासकार लेखक राजा मसूद अख्तर जानजुआ जी बताते हैं कि इस घटना से गांव के स्थानीय मुसलमान भी स्तब्ध रह गए थे। उनका कहना था कि गांव के मुसलमानों को यकीन था कि इस गांव में जितने भी सिखों को मारा या लूटा गया है उन पर कुदरत का कहर बरसेगा बरपेगा। थोड़ा खालसा हत्याकांड की खबर राष्ट्रीय अखबारों में छपी। स्थिति का जायजा लेने तब भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन गई। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी थोहा खालसा और वहां के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। पंडित नेहरू की चचेरी बहन रामेश्वरी नेहरू ने भी पर्यवेक्षकों के एक बड़े दल के साथ गांव का दौरा किया था। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा कि घटना के 18 दिन बाद हम इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। उन खूबसूरत महिलाओं के शरीर सूज गए थे और पानी की सतह पर तैर रहे थे। उनके रंगीन कपड़े और लंबे काले बाल साफ देखे जा सकते थे। 2 या 3 महिलाओं के सीने से अभी भी उनके छोटे छोटे बच्चे चिपके हुए थे। ये हमारा सौभाग्य था कि हम यहाँ आ सके और इन सती होने वाली महिलाओं की पूजा कर सके। कई आधुनिक नारीवादी विचारकों और बुद्धिजीवियों ने ऐसी घटनाओं पर मीडिया और राजनेताओं की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए।
थोहा खालसा त्रासदी का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश इतिहासकार एलेक्स वान टुंजेलमैन ने अपनी पुस्तक इंडियन समर द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एम्पायर में लिखते हैं कि जैसे कि इस तरह की भयानक घटना काफी नहीं थी, मीडिया और जन अधिकारियों ने महिलाओं की शहादत को सार्वजनिक रूप से महिमा मंडित किया। ये लगातार कहा गया कि बलात्कार के अपमान का सामना करने के बजाय आत्महत्या करना महिला वीरता का चरम बिंदु है, जैसे कि शर्म और अपराध के लिए अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित दोषी है। नाउम्मीदी से भरी ऐसी महिलाओं ने जो कदम उठाया था उसकी महिला दमन के उदाहरण के रूप में निंदा करने के बजाय स्त्री गुण के उदाहरण के रूप में सराहा गया। ये भी मालूम होना चाहिए कि इस घटना के 5 महीने बाद रेडक्लिफ रेखा ने उपमहाद्वीप को विभाजित कर दिया और थोहा खालसा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जहां कभी हिंदू और सिखों की बड़ी आबादी हुआ करती थी, आज वहां 20,000 की आबादी में ज्यादातर जानजुआ राजपूत, गाखर, मिर्जा, भाटी और कुछ अन्य जनजातियां रहती हैं, जो सभी मुस्लिम हैं। इस घटना के बाद गांव में कुछ बचा नहीं रहा। वो है जो बचा वो गांव का गुरुद्वारा था, जो कि आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। इमारत और कुआं जहां 93 महिलाओं ने अपनी जान दी, वो भी आज सबूत के तौर पर उपस्थित है। सन 1970 के दशक में पाकिस्तान सरकार ने कहूटा में कहूटा अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की, जो थोहा खालसा से बहुत करीब है, उसके पास है। इन्हें परमाणु बम परियोजना के हिस्से के रूप में कहूटा परियोजना शुरू करने के लिए स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण अब भारतीयों सहित किसी भी विदेशी को थोहा खालसा गांव सहित इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि वर्षों से इस क्षेत्र के कट्टरपंथी संगठन इसकी मांग करते रहे हैं कि पाकिस्तान के अन्य शहरों की तरह थोहा खालसा का नाम बदलकर थोहा शरीफ कर दिया जाए, लेकिन गांव के स्थानीय लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया और क्षेत्र की विरासत को संजो कर रखने की कोशिश की। ध्यान देने वाली बात यह है कि थोहा खालसा की घटना केवल ये अकेली घटना नहीं है। सबाल्टन स्टडीज के इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे ने अपनी पुस्तक रिमेम्बरिंग पार्टीशन वायलेंस नेशनलिज्म एंड हिस्ट्री इन इंडिया में उल्लेख किया है कि हालांकि ये घटना मार्च 1947 की थी, लेकिन इसी तरह की घटनाएं अगस्त 1947 में भी देखी गई, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोगों को निशाना बनाया गया था। अमृतसर के पार्टीशन म्यूजियम में एक गैलरी थी जो कि थोहा खालसा की घटना को समर्पित है। वहां पर आज भी सुरक्षित सामान रखे गए हैं। कुल मिलाकर यह नतीजा निकलता है कि इस तरह की घटनाओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे धार्मिक कट्टरता लोगों को हैवान बना सकती है। इसलिए हमारे लिए ये तय करना जरूरी है कि हमें एक ऐसा भविष्य बनाना चाहिए जिसमें खून के बदसूरत धब्बे नहीं बल्कि अमन और भाईचारे के कोमल रंग हो। तो इस तरीके से जो हमने थोहा खालसा की घटना आपको बताई वो यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।